अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे बेटा पिछले लेक्चर में। अब हम लॉन्ग करेंगे, इसके एमसीक्यूज भी हो गए हैं और पूरी बुक के जो लेक्चर हैं वो भी कवर हो गए हैं। और अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। समझ लें कि यही है, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ जाना है। जो आपको 5-6 लॉन्ग आने हैं, एक इसमें से कन्फर्म है। तो आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा, छोटा सा चैप्टर है। तो सबसे पहला बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 3 एलिमेंट्स विच ऑपरेट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स। 3 एलिमेंट बताने हैं जो होम्योस्टेसिस को मैकेनिज्म को ऑपरेट करते हैं। तो ये पेज नंबर 1 पे आएंगे बेटा। ये पहली हेडिंग यही है, जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें रिसेप्टर आता है, कंट्रोल सेंटर आता है और इफेक्टर आता है। तो ये यहाँ से आप इसका जवाब लिखेंगे, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। तो यहाँ से आप इसका जवाब लिखें। तो यहाँ पे आप सवाल वाली हेडिंग लिख दीजिएगा, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ, जहाँ पे मैकेनिज्म लिखा है एलिमेंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप रिसेप्टर्स को बयान कीजिए, इसकी तारीफ। तो बेटा ये लेक्चर मैंने बड़ी डिटेल से दिए हैं सारे, तो वहाँ पे मौजूद है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मैंने करवाए हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। सिर्फ छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने इसके जो है एग्जाम्पल्स लिखनी है बस। डिटेल इतनी ही दी गई है किताब पे, तो आप इतनी ही लिखेंगे। तो आप रिसेप्टर की तारीफ लिखेंगे, ठीक है। जैसे ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जो चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे और उसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिखेंगे, ये सारा आप लिखेंगे। उसके बाद बेटा ये कंट्रोल सेंटर को भेज दिया इन्होंने, तो कंट्रोल सेंटर लिखेंगे, ये ब्रेन होगा या स्पाइनल कॉर्ड होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैगाम आएगा इसको जो कंट्रोल सेंटर है वो इंटीग्रेट करेगा बेटा। उसके बाद इफेक्टर को पैगाम भेज देगा, और इफेक्टर क्या है, मसल या ग्लैंड होंगे जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम करेंगे। तो रिसेप्टर है, पैगाम को रिसीव किया है, कंट्रोल सेंटर को भेजा है, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को भेज दिया है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया है और ये होम्योस्टेसिस हो गई है। तो मुकम्मल अगर आप इसको लेक्चर लेना चाहते हैं तो बेटा मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ तक आपने इसको लॉन्ग के तौर पर लिखना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद है दूसरा, रिलेट द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, उस पर लिखना है नोट, क्योंकि उसने इसको कहा है कि रिलेट करो। तो जो बेटा होम्योस्टेसिस के जो मैकेनिज्म है, जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये होम्योस्टेसिस की फाउंडेशन है, बुनियाद है, ठीक है। तो इसका जवाब आप यहाँ से लिखेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन में इसकी एग्जांपल लिखेंगे, ये टेबल बना दीजिएगा आप, तो अच्छी बात है। ये मैंने बड़ी डिटेल से बेटा समझाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका ये सारा मैकेनिज्म लिख देंगे। ये पॉजिटिव के नेगेटिव के लिए हो गया, पॉजिटिव की आप तारीफ यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक। तो ये पॉजिटिव की तारीफ हो गई। और ये चाइल्ड बर्थ वाली आप एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, चाइल्ड बर्थ की। और उसके बाद आप ये ऑक्सीटोसिन को बयान करेंगे कि किस तरह ये सिक्रीट होता है और किस तरह जो है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो बेबी की बर्थ होती है। तो ये वाला आप नहीं लिखेंगे, ये बॉक्स वाला आप इसमें नहीं लिखेंगे। तो ये यहाँ तक लिखना है, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है आपका, ठीक है। सिर्फ ये आधे पेज का है तकरीबन। तो ये आप इसका जवाब लिखेंगे। मेन चीज़ हर सवाल में देख लें कि डेफिनेशन है, उसकी थोड़ी सी तफसील है और उसकी एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं ना आता, वो डेफिनेशन लिख के बेटा एग्जाम्पल्स लिखाएगा तो उसका जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कि उसको 4 में से 2-2.5 नंबर तो मिलेंगे ही ना, अगर बिल्कुल ना लिखने से तो कुछ ना कुछ बेहतर ही है ना। उसके बाद है बेटा तीसरा, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इन 3 एनवायरनमेंट्स में जो है ऑस्मो रेगुलेशन के मेथड्स लिखने हैं बेटा, ठीक है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है बेटा, अगर इसकी तारीफ लिखें तो बेहतर है, नाम लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी तारीफ लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है। तो यहाँ से आपने बेसिकली लिखना शुरू करना है। पेज नंबर 4 का एंड है, ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, ठीक है। इसी तरह हेडिंग्स दे दे के आपने लिखना है। तो बताना है इनकी एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होती है या हाइपोटोनिक होती है,
ठीक है, और साल्ट्स हैं इनके जिस्म से जो निकलते हैं। तो फिर उसके बाद है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, ठीक है, साल्ट्स की जो है अपटेक को किस तरह उसको बॉडी में बैक करते हैं। उसके बाद उसमें रेगुलेशन इन मरीन फिशेस लिखनी है कि समुद्री पानी की इन्वायरमेंट जो होती है हाइपोटोनिक होती है, ठीक है ना, तो यानी कि इन्वायरमेंट में सल्यूट ज़्यादा होता है, तो उनकी बॉडी से सल्यूट निकल के पानी निकल के जिस्म से मछलियों के गिल से निकल के इन्वायरमेंट में जाता है, तो पानी निकलने का खतरा होता है। इसको कंपनसेट करने के लिए वो पानी पीती हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये वाली प्रॉब्लम्स है बेटा जो पहले पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली क्या है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है फ्रेश वाटर में। ये मरीन वाटर की प्रॉब्लम है, ये मरीन वाटर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद बेटा उसमें रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं जो खुश्की की जानदार हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ पे पानी वैसे कमी होती है, ठीक है, तो उनके पास जो है वो स्पेशलाइज मैकेनिज्म होते हैं कि वो पानी को कंजर्व कर सकें, ठीक है। कुछ रात को निकलते हैं, कुछ मिसाल के तौर पर गहरे बिल होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की अडेप्टेशन आपने लिखनी है। मैं एंड पे लिंक दे दूंगा बेटा ये पूरी बुक के जो लेक्चर्स का प्ले लिस्ट का, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक, इसमें एनहाइड्रोबायोसिस आपने नहीं लिखना, ओके। तो ये आप इसको, उसके बाद है बेटा सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज इन रिलेशन टू हैबिटेट, यानी कि मुख्तलिफ हैबिटेट में रहने वाले जानदारों की जो मुख्तलिफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं उनकी नेचर लिखें। तो बेटा सिंपल है, ये सवाल है आपने नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपने लिखना है अमोनिया से, अमोनिया के बारे में आपने लिख देना है, ठीक है। इसका ये फार्मूला लिख दीजिएगा किस तरह ये बनती है। जिगर में H आयन जब मिलता है तो NH3 बन जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बेटा ये लाजमी लिखना है हर एक में, अमोनिया के 1 ग्राम को निकालने के लिए 500 ml पानी चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है। ये टॉक्सिसिटी का जो लेवल है बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद बेटा अमोनोटैलिक लिखना है, जो जानदार अमोनिया खारिज करते हैं उनको अमोनोटैलिक बोलते हैं। उसके बाद बेटा यूरिया, तो यूरिया में आपने लिखना है कि जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं वो यूरिया खारिज करते हैं, तो इसके बारे में आपने लिखना है कि ये लीवर में खारिज होती है, ठीक है ना, लीवर में ये इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया को, और अमोनिया को यूरिया को खारिज करने के लिए जिसम से सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए। बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अमोनिया को सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए इसको खारिज करने के लिए जिसम से। यूरिया उससे कम टॉक्सिक है, इसको 50 ml पानी चाहिए जिसम से खारिज करने के लिए, और जो जानदार इसको खारिज करेंगे उन जानदारों को हम यूरियोटैलिक बोलेंगे। ये रहने दें आप, ठीक है, ये बॉक्स नहीं आपने लिखना। उसके बाद यूरिक एसिड के बारे में लिख दीजिएगा कि सिर्फ 1 ml इसको पानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिखिएगा, इसकी मिसालें देनी है लाजमी कि इसमें इंसेक्ट्स होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो यूरिक एसिड खारिज करते हैं और इनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, और ये सबसे क्या है, कम खतरनाक है, ठीक है। यूरिया इज इवन लेस टॉक्सिक देन यूरिया। तो क्या हो मतलब हुआ, सबसे खतरनाक अमोनिया, सबसे ज्यादा पानी इसको चाहिए, जो जानदार खारिज करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक बोलते हैं, ठीक है। और यूरिया अमोनिया से कम खतरनाक है, सिर्फ 50 ml पानी चाहिए, और यूरियोटैलिक इसको खारिज करते हैं। यूरिक एसिड क्या है, यूरिकोटैलिक खारिज करते हैं, सिर्फ 1 ml पानी चाहिए, सबसे कम खतरनाक है, ठीक है। तो ये चीजें आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट लिखेंगे। 5वां है क्लासीफाई एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ बॉडी हीट, ठीक है। अब ये जो थर्मो रेगुलेशन शुरू हो गया है, हीट से मुराद यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन है, तो जो बॉडी हीट की बुनियाद पर जानदारों को क्लासीफाई किया जाता है उनकी जो हमने है वो क्लासिफिकेशन लिखनी है। तो देखें बेटा, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, तो ये आप इसका जवाब देंगे। छोटा सा जवाब है, एक्टो का मतलब होता है बाहर, थर्म्स मतलब टेम्परेचर, यानी कि जो अपनी हीट बाहर से लेते हैं उनको हम एक्टोथर्म्स बोलते हैं, और एंडोथर्म्स, वो एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म मतलब हीट, यानी कि जो अपनी हीट खुद बनाते हैं जैसे हम हैं, इनको हम एंडोथर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बेहतरीन से करके, यही लिख देनी है, और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके बेटा आपने लिख देना है, इसकी मिसालें आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स लिखा हुआ है, वर्टिब्रेट्स में फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, ये सारे एक्टोथर्म्स हैं, और ठीक है। उसके बाद है एंडोथर्म्स, एंडो जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपने इसकी तारीफ लिखनी है, ठीक है, यहाँ तक लिखनी है तारीफ। और उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है,
और आपने लिखना है बर्ड्स और मैमल्स, यानी कि हम मैमल्स हैं तो हम एंडोथर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक लिखना है इसका। तो ये एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स के बारे में आप लेना, ये हीट सोर्स की बुनियाद पर यानी कि इनकी बेटा डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा जी अगला है क्लासिफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू थर्मोरेगुलेट। थर्मोरेगुलेशन की एबिलिटी की बुनियाद पर इनकी करनी है। तो बेटा ये उससे अगला टॉपिक ये है, ठीक है। ये हीट सोर्स की बुनियाद पर था कि हीट कहाँ से लेते हैं, ये थर्मोरेगुलेशन की बुनियाद पर था कि ये आया कि अपने जिस्म का टेम्परेचर खुद बरकरार रख सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो उनमें जो नहीं कर सकते वो पैकिलोथर्म्स हैं। पैकिलो का मतलब होता है वेरी करना, यानी कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आना, ठीक है। थर्म्स मतलब टेम्परेचर। तो होम्योथर्म्स जो है वो, होम्यो का मतलब होता है सेम, थर्म्स मतलब टेम्परेचर। तो जिन जानवरों का टेम्परेचर सेम रहता है वो होम्योथर्म्स है। जैसे हम हैं, हमारे जिस्म का हर वक्त 37 पे रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला बेटा आपने कंसेप्ट यहाँ पे डालना है। तो ये बस इधर से लेकर इतना ही है। तो ये भी आप ना ही लिखें डब्बे वाला इसमें, बॉक्स वाला, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इस पे लिखना है। बस आपने सवाल को पहचानना है कि थर्मोरेगुलेशन की बुनियाद पर पूछ रहा है या हीट सोर्स की। हीट सोर्स का पूछेगा तो एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स, ठीक है, बच्चे गलत लिखाते हैं। और थर्मोरेगुलेशन की बुनियाद पर पूछेगा तो पैकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। उसके बाद बेटा 7वां डिस्क्राइब द रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैन फॉर थर्मोरेगुलेशन। इंसान में थर्मोरेगुलेशन की जो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हैं, हिकमत अमली जो है वो कौन सी हैं बेटा, तो थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन पे आना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा लिखना है कि ह्यूमंस आर एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स, यानी हम एंडोथर्मिक भी हैं और होम्योथर्म भी हैं, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। और हमारी स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं और हमारे दिमाग में जो रिसेप्टर होते हैं हाइपोथैलेमस में, उसमें भी थर्मो रिसेप्टर होते हैं। और हमारी जो है जिल्द होती है बेटा, उसमें भी थर्मो रिसेप्टर होते हैं। तो दो किस्म के रिस्पॉन्स आते हैं, दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं बेटा। रिस्पॉन्सेज टू ओवर हीटिंग, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, 37 से 37 रखना है इसको, तो ज्यादा हो जाए बेटा। अच्छा बेटा इसमें सवाल में ना ये साइकिल भी ड्रा करने को बोलता है, तो ये बिल्कुल इजी सा है, मैंने लेक्चर में बताया अच्छी डिटेल से, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर 37 से ज्यादा हो गया ना बेटा, तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी, नालियां खुल जाएंगी, हीट उनसे निकलनी शुरू हो जाएगी खून की नालियों से, ब्लड वेसल से, ठीक है। और उसके अलावा हमें स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। और थायराइड ग्लैंड है वो कम थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा ताकि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो, ठीक है। इसी तरह अगर हाइपोथर्मिया हो जाए, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर अगर बिलो 37 हो जाए तो इसको हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे। इसमें क्या होगा, उसमें वेजोडाइलेशन हुई थी, यहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है, वेजो का मतलब है वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है तंग हो जाना या सुकड़ जाना। तो खून की नालियां सुकड़ेंगी ताकि हीट है वो जिस्म में ही रहे, बाहर ना निकले। उसके अलावा बेटा स्पैस्मोटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल होगी, यानी कि शिवरिंग, ठीक है, हमारा जिस्म कांपेगा ताकि हीट प्रोड्यूस हो जाए। और उसके अलावा और भी मैकेनिज्म होंगे जो हमारी हैं, गूस बम्प्स का फिनोमेना होगा, जो हमारे बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे ताकि गर्म हवा को ट्रैप कर सके, ठीक है। तो ये सारा जो है, और मेटाबॉलिज्म है वो हमारा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, स्लो होगा हाइपरथर्मिया में, और हाइपोथर्मिया में हाई होगा, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, ये बना देंगे तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे है बेटा इनक्विजिटिव क्वेश्चन, इसमें से भी जो है सवाल आपको आ सकते हैं, 3 है, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। वाई पॉजिटिव, अच्छा ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। वाई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमंस आर समटाइम्स एसोसिएटेड विद सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसने कहा है कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है, वो इंसानों के लिए खतरनाक क्यों है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बेटा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसकी जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये देखें, ये पेज नंबर 33 पे आएंगे, 3 पे। तो अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो समटाइम्स द अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैन रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इसकी मिसाल आपने देनी है, फॉर एग्जाम्पल इन सीवियर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, अगर आपके जिस्म में सोजिश हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है, द इम्यून सेल्स रिलीज प्रोटीन कॉल्ड साइटोकाइंस। तो इम्यून सेल्स हैं बेटा वो साइटोकाइंस को खारिज करना शुरू कर देंगे। दिस प्रोटीन फर्दर स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, और ये जो प्रोटीन है ये इम्यून सिस्टम को और स्टिमुलेट करेंगी और इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। तो अगर ये चीज जारी रहे,
इज नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड, अगर इसको रेगुलेट ना किया जाए, इट कैन लीड टू एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज, इसकी वजह से जो है टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, यानी कि साइटोकाइंस है वो खारिज होती रहेंगी और इम्यून रिस्पॉन्स है जो वो जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसलिए नुकसानदेह है। नेगेटिव इतने नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि होते ही नहीं है, क्योंकि उनको कंट्रोल कर दिया जाता है। जब आउटपुट आ जाती है वो खुद ब खुद क्या है बंद हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आउटपुट के आने से भी आगे बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लिस्ट सम ऑफ द बिहेवियर रिस्पॉन्सेज ऑफ द एनिमल्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि एनिमल्स के कुछ बिहेवियर रिस्पॉन्स बताने हैं आपने कि वो कौन से बिहेवियर इख्तियार करते हैं, ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो इसका जवाब बेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, सफ़ा नंबर 6 पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वाला जो है, इसके एंड वाला जो पार्ट है वो बिहेवियरल अडेप्टेशन है। तो बेटा यहाँ पे आप आएंगे, ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है ना बेटा, ये वाला, ये बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, ये एनहाइड्रोबायोसिस भी इसी में आता है। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होती है वहाँ पे अडेप्टेशंस होती हैं, एनाटॉमिकल होती हैं, तो मैंने बताया था ये वाली एनाटॉमिकल हैं। फिजियोलॉजिकल होती हैं, तो मैंने बताया था ये वाला पैराग्राफ फिजियोलॉजिकल का है। और फिर मैंने बताया था कि जो बिहेवियरल होती हैं कि कौन कौन से रवैये इख्तियार करेंगे जानदार, तो ये इस तरह की। तो मैनी डेजर्ट एनिमल स्टे अंडरग्राउंड, तो एनिमल अंडरग्राउंड रहेंगे। हीट ऑफ द डे टू अवॉइड एवेपोरेशन, एवेपोरेशन से बचने के लिए। दे इमर्ज ओनली एट नाइट, सिर्फ रात को निकलेंगे जब हवा ठंडी होगी। दे एनिमल फीड अपॉन सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट्स इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर, तो वो ऐसी खुराक खाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। सच एनिमल्स लाइक कैंगरो रैट है, इसमें सर्वाइव एंटायरली ऑन मेटाबॉलिक वाटर, ये सिर्फ जो मेटाबॉलिज्म के दौरान पानी प्रोड्यूस होता है कैंगरो रैट में, ये उसी से सर्वाइव कर जाता है, इसको बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोसेस है बिहेवियरल है, वो एनहाइड्रोबायोसिस। सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स लाइक टार्डिग्रेड्स जो वाटर बियर्स होते हैं, इंटर डोरमेंट स्टेट, वो एक डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं, आप ये समझ लें। व्हेन दे लूज ऑलमोस्ट ऑल देयर बॉडी वाटर, जब उनके जिस्म का तमाम वाटर खत्म हो जाता है तो वो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। दे कम टू एक्टिव लाइफ ईयर्स लेटर व्हेन वाटर रिटर्न, तो सालों बाद जब पानी दोबारा आता है तो ये दोबारा अपनी असल जो है पोजीशन में आते हैं। तो ये भी एक बिहेवियरल जो है वो अडेप्टेशन है। ठीक है, उसके बाद है बेटा जी आखिरी, ड्रा फ्लो चार्ट टू शो नेगेटिव फीडबैक ऑफ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन। तो बेटा आपकी किताब पे जो है वो थर्मो रेगुलेशन की दी गई है, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में तो हार्मोन की मिसाल दी गई है। ठीक है ना, उसने हार्मोन की मिसाल पूछी है, जैसे जो है अपना ऑक्सीटोसिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हार्मोन कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को बयान करना है, किसी हार्मोन का जो है वो एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये कर दिया है फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट होता है ये आपने इस तरह एरोज लगाकर इसी को लिख देना है। तो सबसे पहले बेटा स्टिमुलस आएगा हाई ब्लड शुगर का। ठीक है, हाई ब्लड शुगर का स्टिमुलस आया, तो ये एक स्टिमुलस हो गया। उसको सेंसर जो था उसने जो है वो डिटेक्ट करना है, तो वो सेंसर यहाँ पे होगा पैंक्रियाटिक आइलेट्स होंगे जो, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरसिन होंगे जो पैंक्रियाज के सेल होंगे वो होंगे। उसके बाद वो पैगाम भेज देगा कंट्रोल सेंटर को, यानी कि दिमाग को। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या है, जो सॉरी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को पैगाम भेजा जाएगा और जिसके नतीजे में जो पैंक्रियाज है वो हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट करेगा। अब देखें हमारा हार्मोन आ गया इसमें। ठीक है ना, उसने ये मिसाल पूछी है, पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। उसके बाद इफेक्टर को पैगाम जाएगा, इफेक्टर यहाँ पे होंगे हमारे लीवर और बॉडी सेल्स। तो वो क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को पकड़ना शुरू कर देंगे, खून से पकड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि खून में शुगर क्या हो गई है, हाई हो गई है। ठीक है, इसको जिगर में और जिस्म के पट्टों में स्टोर किया जाएगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप, खून का लेवल जो हाई हुआ था वो गिरना शुरू हो जाएगा बैक टू नॉर्मल सेट पॉइंट। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी कि नॉर्मल लेवल्स जब आ जाएंगे तो इनहिबिट फर्दर इंसुलिन सेक्रीशन, तो इंसुलिन की जो फर्दर सेक्रीशन है वो रुक जाएगी। तो आप इसी तरह इनको तीर लगाकर नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे तो आपको जो है
2-3 नंबर जितने का सवाल होगा, 2 नंबर का होगा या 4 नंबर का, तो आपको मिल जाएंगे। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका एंड तक देखने का। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।